हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग सर्वेइंग सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, उसके अंतर्गत आने वाले टॉपिकों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है सर्वेक्षण की परिभाषा, यानी डिफिनीशन ऑफ सर्वे। तो सबसे पहले ये जानिए कि सर्वेक्षण यानी सर्वेइंग क्या होता है, उसके क्या डिफिनीशन होते हैं। तो सर्वेइंग जो होता है सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा होता है, सर्वेइंग जो होता है वो सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा होता है जिसके द्वारा ज़मीन पर स्थित, ज़मीन के ऊपर स्थित तथा ज़मीन के नीचे स्थित विभिन्न बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति, क्षैतिज दूरी नापकर अथवा ऊर्ध्वाधर उच्चता नापकर ज्ञात करने की कला को हम लोग सर्वेक्षण कहते हैं। यानी सर्वेक्षण जो आपका होता है वो सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत ज़मीन पर स्थित बिंदु की सापेक्ष स्थिति, क्षैतिज दूरी नापकर या ऊर्ध्वाधर उच्चता नापकर ज्ञात करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरी तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि भूमि पटल पर अथवा भूगर्भ व आकाश में स्थित विभिन्न प्राकृतिक या कृत्रिम बिंदुओं व आकृतियों की प्रत्यक्ष मापों द्वारा सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने की कला को सर्वेक्षण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि भूमि पर अथवा भूमि के नीचे स्थित बिंदुओं की बिंदु या तो प्राकृतिक हो सकते हैं या तो कृत्रिम हो सकते हैं, बिंदुओं की व आकृतियों की प्रत्यक्ष मापों द्वारा सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने की कला को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वेक्षण कहेंगे। यानी कहने का मतलब मान लीजिए कि पृथ्वी पे स्थित दो बिंदु हैं, तो एक बिंदु के रिस्पेक्ट में दूसरा बिंदु स्थापित करना ही क्या कहलाएगा, सर्वेक्षण कहलाएगा। और आप कैसे स्थापित करेंगे, तो टेप या चेन की सहायता से करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि दो बिंदु उनके बीच की दूरी बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, आप चेन या टेप से दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे तभी तो आप बताएंगे। अगर हम कह दें कि एक पॉइंट है इसकी दूरी बताइए, तो आप नहीं बताएं। क्यों? क्योंकि किसी के सापेक्ष नहीं बताना है, किसी के रिलेटिव के संबंध में आप नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो जब किसी भी बिंदु या आकृतियों की हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष मापों के द्वारा, और प्रत्यक्ष मापों के द्वारा कैसे, चेन या टेप के प्रत्यक्ष मापों द्वारा जब हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करेंगे, तो उसी हम स्थिति को ज्ञात करने को क्या बोलेंगे, सर्वेक्षण बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्वेक्षण के उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है, किसी क्षेत्र का एक ऐसा नक्शा बनाना है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र का एक ऐसा नक्शा बनाना है जो उस क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और रेखा को क्षैतिज समतल पर निरूपित कर सके, ताकि नक्शे को देखकर हम क्षेत्र की सत्य एवं शुद्ध जानकारी मिल सके। कहने का मतलब ये है कि जो सर्वेक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है वो किसी क्षेत्र का एक ऐसा नक्शा बनाना होता है, एक ऐसा मानचित्र बनाना होता है। ठीक है, जो उस क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण बिंदु उस नक्शे को देखकर उस क्षेत्र के बारे में शुद्ध जानकारी मिल सके। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप सर्वेइंग करके किसी क्षेत्र का एक ऐसा नक्शा तैयार करेंगे जिसके अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदु आ जाएं, और आप क्षेत्र में बिना गए, ठीक है, नक्शे की सहायता से आप क्या करेंगे, उस क्षेत्र की वास्तविक स्थिति के बारे में बता देंगे कि उस क्षेत्र में कहाँ पे क्या चीज़ है। तो आप कैसे बताएं, नक्शे को देखकर बताएं।
और नक्शा कैसे बनेगा? सर्वेइंग करके। यानी क्या करेंगे, सर्वेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो किसी क्षेत्र का एक ऐसा नक्शा बनाना होता है जो उस क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण बिंदु क्या आ जाए, सभी महत्वपूर्ण बिंदु उस नक्शे के अंतर्गत आ जाएं। अब सर्वेक्षण के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, तो आइए देखते हैं क्या कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। तो पहला जो है वो है, सर्वेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य पहला जो है, तो जो हमारा सबसे पहला बिंदु है वो है बिंदुओं की क्षैतिज दूरी तथा भूमि पर इसकी स्थिति ज्ञात करने में। यानी सर्वेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पहला है बिंदुओं की क्षैतिज दूरी ज्ञात करना। कहने का मतलब ये है कि दो बिंदुओं के बीच उनकी क्या दूरी है, वो क्षैतिज दूरी ज्ञात करना। ठीक है। दूसरा क्या है, बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर स्थिति तथा ऊंचाई का पता लगाना। यानी एक बिंदु के संबंध में दूसरा बिंदु कितनी ऊंचाई पर स्थित है, इसका पता लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, सर्वेइंग करते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया, बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर स्थिति तथा ऊंचाई का पता लगाना। ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तो तीसरा है भू क्षेत्र का क्षेत्रफल की गणना करने में। यानी किसी भी भूमि के क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना करने में हम क्या ज़रूरत पड़ती है, सर्वेक्षण की ज़रूरत पड़ती है। चौथा है किसी क्षेत्र का नक्शा या मानचित्र तैयार करने में। यानी जब भी किसी क्षेत्र का आप नक्शा बनाएंगे तो वो भी आप सर्वेइंग करके ही बनाएंगे। तो ये भी एक तरह का क्या है, सर्वेइंग का उद्देश्य है। नेक्स्ट जो है वो है सड़कों, रेल मार्गों आदि को निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी की कटाई या भराई परिमाण ज्ञात करने में। यानी जब भी आप कोई रेल मार्ग बनाएंगे, जब भी कोई आप सड़क बनाएंगे, तो इसके निर्माण कार्यों में कहाँ से कितनी मिट्टी की कटाई होगी और कहाँ पे कितनी मिट्टी की भराई होगी, इसके परिमाण जानने के लिए ये भी आप सर्वेइंग करके ही पता लगा सकते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है, सर्वेक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट जो है वो छठा पॉइंट जो है वो है सड़क, नहर, रेल मार्ग आदि के लिए स्थल चयन करने में तथा इनकी आकृतियों का अनुप्रस्थ परिच्छेद तैयार करने में आवश्यकता होती है। अनुप्रस्थ परिच्छेद और क्रॉस सेक्शन परिच्छेद। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई सड़क, नहर, रेल मार्ग जब बनाएंगे या इसका चयन करेंगे तो उसके लिए जो आप क्रॉस सेक्शन और प्रोफाइल सेक्शन यानी एल सेक्शन जो प्रिपेयर करते हैं वो भी आप सर्वेइंग के द्वारा ही ज्ञात करते हैं, वही हम सर्वेक्षण करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये भी आपका सर्वेइंग का उद्देश्य हो गया। क्या उद्देश्य हुआ, उद्देश्य क्या हुआ, उद्देश्य ये हुआ सड़क, नहर, रेल मार्ग आदि के स्थल चयन करने में तथा इन आकृतियों का अनुप्रस्थ परिच्छेद खींचने में क्या होती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट क्या है, भूमि पर सीमाएं निर्धारित करने में। भूमि पर सीमाएं निर्धारित करने में यानी जब भी किसी भूमि का आप सीमा निर्धारित करेंगे, उसकी बाउंड्री लाइन को निर्धारित करेंगे, वो बाउंड्री कितनी दूरी तक है, तो वहाँ पे भी आपको सर्वेइंग की ही आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरह से हम सर्वेइंग के क्या उद्देश्य थे उसके बारे में हम क्या कर लिए, जान लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वेक्षण का वर्गीकरण। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ठीक है। तो सर्वेक्षण का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सर्वेक्षण का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। पहला किसके आधार पे करेंगे, कर्वेचर के आधार पे करेंगे। ठीक है। भूवक्रता के आधार पे, पहले किसके आधार पे करेंगे हम, भूवक्रता के आधार पे। सर्वेक्षण का वर्गीकरण जो हम करेंगे वो सबसे पहला है भूवक्रता के आधार पे करेंगे। तो जान लीजिए कि भूवक्रता के आधार पे हम कैसे करते हैं। और ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का जो धरातल है
वो पूर्णतः गोलाकार न होकर ध्रुवों पर नारंगी के सिरों की तरह चपटी है। आप कभी जब नारंगी देखेंगे, ठीक है, तो नारंगी के देखने पे आपको पता चलेगा कि उसका ऊपरी और निचली जो सरफेस होता है वो गोलाकार न होकर क्या होता है, थोड़ा चपटा होता है। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी जो पृथ्वी का धरातल है वो पूर्णतः गोलाकार न होकर कैसा है, ध्रुवों पर नारंगी सिरों की तरह क्या है, चपटी है। क्लियर। अब देखिए, पृथ्वी की ध्रुवीय अक्ष की लंबाई जो होती है वो 12,713.83 किलोमीटर होता है, ठीक है, और तथा विषुवत अक्ष की जो लंबाई होती है वो 12,756.78 किलोमीटर होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ध्रुवीय अक्ष विषुवत अक्ष से 42.9 किलोमीटर क्या है, छोटा है। इस प्रकार आप क्या देखिए कि जो ध्रुवीय अक्ष है वो विषुवत अक्ष से 42.9 किलोमीटर क्या है, छोटा है। यदि भूमि की ऊपरी सतह हम वक्र में मान लें, यदि हम भूमि की ऊपरी सतह वक्र में मान लें, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, आप देखिए कि भूमि की अगर ऊपरी सतह वक्र में मानेंगे तो दो पॉइंटों को अगर वक्र पे आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आप अगर उनके बीच हम शुद्ध दूरी फाइंड आउट करेंगे उन दो बिंदुओं के बीच में, तो जब आप उनकी सतह को जब आप वक्राधार मानेंगे तो एज ए कंपैरिजन जब वक्राकार नहीं मानेंगे तो वो ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि दो बिंदु हैं, भूमि पर दो बिंदु हैं, अगर भूमि अगर कर्व में है तो दो बिंदुओं के बीच जब हम डिस्टेंस नापेंगे, शुद्ध जो क्षैतिज दूरी नापेंगे वो ज़्यादा नापेंगे। अगर वही हमारी पृथ्वी जो है वो वक्राकार में ना हो के बिल्कुल प्लेन में हो, बिल्कुल प्लेन में है, ठीक है, वक्राकार नहीं है, तब दो बिंदुओं के बीच जो दूरी मापेंगे वो शायद वो दूरी वक्राकार की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। कैसे? जब आपकी पृथ्वी वक्राकार शेप में थे तो उस टाइम जब आप दो बिंदुओं के बीच की जब दूरी नापे तो मान लीजिए कुछ आया होगा डिस्टेंस, लेकिन अगर हम पृथ्वी को प्लेन मान लें, तब उसी दो बिंदुओं के बीच अगर हम डिस्टेंस नापें तो शायद हम वक्राकार से डिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कम होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए हम ये लिखे हैं कि यदि भूमि की ऊपरी सतह वक्र में है तो हम दो बिंदुओं के मध्य जो क्षैतिज दूरी मापते हैं वह शुद्ध क्षैतिज दूरी न होकर गोलाव की वक्राधार सतह की होती है, जो स्पष्ट रूप से क्षैतिज दूरी से क्या होगी, कुछ अधिक होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इस आधार पे हम पृथ्वी को दो भागों में बांट सकते हैं। इस आधार पर हम पृथ्वी को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। कैसे? अभी हम आपको बताए हैं कि मैंने ये बताया कि पृथ्वी जो आपकी है वो पूर्णतः गोलाकार न होकर ध्रुवों पर क्या है, नारंगी के सिरों की तरह क्या है, चपटी है, यानी पूर्णतः गोलाकार नहीं है। जब हम देखे हैं कि ध्रुवीय अक्ष और विषुवत अक्ष का जब डिफरेंस निकाले हैं तो हमको ये पता चला है कि जो ध्रुवीय अक्ष है वो विषुवत अक्ष से 42.9 किलोमीटर क्या है, छोटा है। ठीक है, अब देखिए, अब यदि भूमि की हम ऊपरी सतह को वक्र मान लें या वक्र में है तो हम दो बिंदुओं के मध्य जो क्षैतिज दूरी नापते हैं वह क्षैतिज दूरी प्लेन के अपेक्षा कुछ अधिक होती है। अगर वही क्षैतिज दूरी हम वक्राकार में मानेंगे और एक बार प्लेन में मापेंगे तो शायद प्लेन की अपेक्षा वक्राकार में क्या होगा, अधिक होगा। तो इसी आधार पर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं भूवक्रता के आधार पर। पहला क्या है, समतल सर्वेक्षण है और दूसरा भूपृष्ठीय सर्वेक्षण है। यानी पहला प्लेन सर्वे होता है और दूसरा जियोडेटिक सर्वे होता है। ठीक है, अब देखिए, जो समतल सर्वेक्षण होता है, ठीक है, प्लेन सर्वे जो होता है, इस सर्वेक्षण में पृथ्वी वक्रता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी प्लेन सर्वे में
पृथ्वी के कर्वेचर पे हम ध्यान नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है कि प्लेन सर्वे में हम जो हमारी पृथ्वी जो वक्राकार शेप में है, वक्र शेप में है, उसको हम लोग वक्राकार न मान के कैसा मानेंगे, समतल मानेंगे, बिल्कुल प्लेन मानेंगे। ठीक है, तो यानी इसलिए हम कह सकते हैं इस सर्वेक्षण में हम पृथ्वी की वक्रता पर क्या ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, और छोटे भूखंडों के सर्वेक्षण के लिए समतल सर्वेक्षण ही अपनाया जाता है। जब किसी छोटे एरिए का, छोटे भूखंड का हमको सर्वेक्षण करना होता है तो वहाँ पे हम प्लेन सर्वे ही अपनाते हैं। ठीक है, क्यों? अब देखिए, प्लेन सर्वे ही अपनाते हैं, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर वक्रता के कारण 12 किलोमीटर की दूरी में 1 सेंटीमीटर का अंतर आता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो अगर आप पृथ्वी को अगर वक्राकार में माना है तो दो बिंदुओं का डिस्टेंस नापे थे, जबकि मैंने बताया कि वो प्लेन से थोड़ा सा अधिक होगा। तो जब पृथ्वी वक्राकार में होती है, ठीक है, और जब प्लेन में होती है, जब प्लेन मानते हैं, तो जब वक्राकार में 12 किलोमीटर की दूरी में बस 1 सेंटीमीटर का अंतर आता है। इसीलिए जब हम किसी छोटे भूखंड का अगर हम क्या करना हो, सर्वे करना हो, तो हम वहाँ पे प्लेन करेंगे। क्यों? क्योंकि जियोडेटिक और प्लेन में वेरिएशन कितने का हो रहा है, 1 सेंटीमीटर का, यानी 12 किलोमीटर के एरिया में कितने का डिफरेंस पड़ रहा है, 1 सेंटीमीटर का अंतर आ रहा है। ये शायद क्या है, बहुत ही छोटा या बहुत ही कम है। इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटे क्षेत्रों के लिए या कम महत्व के कार्यों के लिए हम लोग प्लेन सर्वे करते हैं। और किस एरिया तक प्लेन सर्वे मानेंगे, तो 260 किलोमीटर स्क्वायर तक के क्षेत्र को हम लोग छोटा क्षेत्र मानते हैं। क्लियर? तो ये तो आपका हो गया प्लेन सर्वे। दूसरा जो है वो है जियोडेटिक सर्वे, यानी भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। ठीक है, अब देखिए भूपृष्ठीय सर्वेक्षण क्या होता है। तो इस प्रकार के सर्वेक्षण में हम क्या करते हैं, पृथ्वी के वक्रताओं का पूर्ण ध्यान रखते हैं। इस सर्वेक्षण में हम क्या करते हैं, पृथ्वी के वक्रता का पूर्ण ध्यान रखते हैं। कहने का मतलब है इसमें हम मानते हैं कि जो हमारे पृथ्वी है वो वक्राकार शेप में है। क्लियर? अब देखिए, भूमि सतह पर स्थित सभी रेखाएं वक्र में मानी जाती हैं। जाहिर सी बात है कि जब आपकी पृथ्वी वक्र शेप में होगी तो जब भी आप भूमि पे कोई भी रेखा आप खींचेंगे तो वो वक्र में ही माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो जियोडेटिक सर्वे होता है, यानी भूपृष्ठीय जो सर्वेक्षण होता है, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण के लिए अधिक परिशुद्ध उपकरणों तथा विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी हम भूपृष्ठीय सर्वेक्षण करेंगे तो हाई एक्यूरेसी का ऑपरेटर्स यूज करेंगे, और जो अच्छी विधि होगी, जिस विधि की एक्यूरेसी अच्छी होगी, उस विधि का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट के स्थान पर हम कोणीय माप ज्ञात करते हैं। यानी भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में हम क्या करते हैं, 36 मापों के स्थान पर हम कोणीय माप लेते हैं। ठीक है, अब भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में पर्याप्त दूरी पर क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर नियंत्रण स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। यानी जियोडेटिक सर्वे में हम क्या करेंगे, पर्याप्त दूरी पर क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर नियंत्रण स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिनके संदर्भ में हम क्या करेंगे, जो कम महत्व वाले बिंदु हैं उनका हम क्या करेंगे, या जो कम महत्व वाले कार्य हैं उनका हम क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है। जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होता है। सभी देशों को अब देखिए, जो सभी देशें हैं, सभी देशें क्या हैं, अपनी अपनी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए भूपृष्ठीय सर्वेक्षण ही करते हैं। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण ही करते हैं। भारत में यह सर्वेक्षण, भारत में भूपृष्ठीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी भारतीय सर्वे विभाग के द्वारा क्या किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, अब सर्वेक्षण का जो अन्य वर्गीकरण है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे। तो आज हम लोग किसके बारे में स्टडी किए हैं, तो भूवक्रता के आधार पर। इसके आगे के वर्गीकरण को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।